Good morning, my dear student and my dear friend. This lecture video is due from first year student and subject is social pharmacy and chapter is epidemiology. And this is the lecture number one of on epidemiology, and we topic cover in epidemiology: introduction to epidemiology, application of epidemiology एंड एपिडेमियोलॉजी टर्म्स। एपिडेमियोलॉजी में जो टर्म्स यूज किए जा रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आई एम चंद्रमोहन सिंह एंड माय चैनल इज सुपर फार्मेसी। इफ़ यू like my video, then share, comment and subscribe. So let's start our। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी होता क्या है? व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? Epidemiology is the study of distribution and determinant of health-related state among specified population and the application of the study to the control of the health problem. Epidemiology क्या है? Epidemiology स्टडी है किसका? डिजीज का। डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे फैलता है, डिटर्मिनेंट किस वजह से होता है, क्या कारण है, हेल्थ रिलेटेड स्टेट उससे क्या हेल्थ का इफेक्ट होता है, एमंग द स्पेसिफिक पॉपुलेशन यानी इस एक जिस एरिया में ये फैला हुआ है उस एरिया के पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है, इसका बीमारी का फैलने का तरीका, उस किस वजह से फैला है और फैला है तो उस पर पॉपुलेशन पर क्या इफेक्ट है, इसी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, इसकी स्टडी को। और उसके बाद से इस स्टडी को करने के बाद से एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू बी कंट्रोल ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, और इस स्टडी को करने के बाद से इसका एप्लीकेशन करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इस बीमारी को जो महामारी है उसको फैलने से रोकने के लिए इसका यूज करते हैं, या उसमें जो यूजेस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं महामारी को कंट्रोल करने के लिए। दिस materials provide an overview of epidemiology investigation method and data collection। इसमें क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस स्टडी में हम लोग देखते हैं इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड डाटा कलेक्शन लेते हैं, या इसका एक डिफिनीशन और है वो देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक सिस्टमेटिक एंड डाटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द पैटर्न, फ्रीक्वेंसी आर पैटर्न होता है, एंड डिटर्मिनेंट काजेस रिस्क फैक्टर of the health related state and event, not just disease in specified population, neighborhood, school, city, state, country and global। यानी कि इसके हिसाब से हम देखते हैं तो सेम चीज़ वही है, बट ये है कि इसका साइंटिफिक तरीके से एक सिस्टमेटिक डाटा हम कलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने बताया था कि बीमारी को जो बीमारी फैल रही है कैसे फैल रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका पैटर्न क्या है, फैलने का तरीका क्या है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और डिटर्मिनेंट मतलब कॉज या रिस्क फैक्टर किसके वजह से हो रही है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला था तो कोरोना वायरस किस तरह से फैला है और किस वजह से हुआ, तो कोरोना के वजह से कोरोना वायरस आपका फैला हो तो रिस्क फैक्टर कोरोना हो गया, वायरस के वजह से हो गया।
हेल्थ रिलेटेड स्टेट, और हेल्थ रिलेटेड क्या स्टेट है, एंड इवेंट नॉट जस्ट डिजीज। जैसे इवेंट उसमें क्या क्या काम हुए हैं, जैसे कि क्वारंटाइन हो गया, ये ये सारे तरीके जो क्वारंटाइन हो गया, लॉकडाउन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो तरीक़ों का स्टडी किया जाता है इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। स्पेसिफाइड पॉपुलेशन मतलब जो उस बीमारी से ग्रसित है या जो एरिया में ग्रसित है पॉपुलेशन में, जैसे नेबरहुड, स्कूल, सिटी, स्टेट, कंट्री, ग्लोबल। तो इस साइंटिफिक सिस्टमेटिक स्टडी को ही हम क्या कहेंगे, एपिडेमियोलॉजी। आगे देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी कहते हैं एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज विद इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। रिसर्च इन द फील्ड इज द बेस्ट प्राइमरी अपॉन द ऑब्जर्वेशन पीपल डायरेक्टली इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो स्टडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़ के विद ह्यूमन पॉपुलेशन में, और रिसर्च इस फील्ड में रिसर्च किया जाता है प्राइमरी अपॉन द ऑब्जर्वेशन पीपुल डायरेक्टली इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब उनका क्या इफेक्ट होता है पीपुल का। एपिडेमियोलॉजी कैन बी यूज फॉर descriptive purpose such as surveillance of the occurrence incident of the particular illness। और एक डिस्क्रिप्टिव पर्पज है एपिडेमियोलॉजी का यूज करना, जिसके वजह से हम किसी भी बीमारी का सर्विलांस करते हैं कि उसका पर्टिकुलर इलनेस का क्या इंसिडेंट है, क्या घटना है, किस घटना की वजह से ये बीमारी फैली है। Epidemiology can be used for the analytical purpose such as the studying risk factor, disease and development। Epidemiology की जो स्टडी करते हैं वो जो होता है एनालिटिकल पर्पस के लिए करते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, मतलब जो बीमारी फैल रहा है, जिससे फैल रहा है, उस बीमारी का क्या डेवलपमेंट है, पहले क्या था अभी क्या है, उसके बेसिस पर उसका एनालिसिस करते हैं। एपिडेमियोलॉजिक मेथड कैन यूज एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ये जो मेथड इसमें यूज किया जाता है या जो परफॉर्मेंस होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, सारे इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी कैन बी यूज टू स्टडी द प्रोग्रेशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज। और एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में हम जो भी इसकी हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, जो भी इसका बीमारी का इतिहास है, उसकी हम स्टडी का यूज करके यूज करते हैं। एपिडेमियोलॉजिक मेथड कैन बी यूज टू स्टडी prognostic factor which are determinant of the progression of the disease। मेन जो फैक्टर होता है जिसके वजह से बीमारी होती है, उस फैक्टर पर भी हम स्टडी करते हैं, यानी उस वायरस पर भी हम स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजी कैन बी यूज टू द इवेलुएट ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। और एपिडेमियोलॉजी में ही स्टडी का यूज करके हम उसका ट्रीटमेंट को इवेलुएट करते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट उसकी ट्रीटमेंट को हम लोग खोजते हैं उसमें। आगे देखते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, क्या एप्लीकेशन होता है। तो एपिडेमियोलॉजी नॉट जस्ट द स्टडी ऑफ द हेल्थ इन द पॉपुलेशन, इट आल्सो इन्वॉल्व अप्लाइंग द नॉलेज गेंड बाय द स्टडी टू द कम्युनिटी बेस्ट प्रैक्टिस। और जो एपिडेमियोलॉजी की स्टडी होती है, केवल हम उसके हेल्थ पॉपुलेशन के हेल्थ के स्टेट को ही केवल नहीं देखते, इस स्टडी को करने के बाद से हम रख लेते हैं, और या पीछे की जो स्टडी है महामारी का
कैसे वो महामारी कंट्रोल में आई थी, कैसे उस पर काम किया गया था, ये सारे जो होते हैं उस चीज़ को फर्दर आगे अप्लाई महामारी में किया जाता है, या पीछे जो हम एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की है उसका करंट टाइम में अगर कोई महामारी आ रही है तो उस पर किया जाता है। Like the practice of the medicine, the practice of the epidemiology is the both science and the art. if जैसे आप मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं तो एपिडेमियोलॉजी की भी प्रैक्टिस आपका वैसे ही है, ये साइंटिफिक है और एक पैटर्न भी है आपका। To make the proper diagnosis and prescribe the appropriate treatment for a patient, and clinicians combine medical scientific knowledge with the experience, clinical judgment and understanding of the pattern। यानी कि जो हम लोग इसमें यूज किए हैं, जैसे एक साइंटिफिक तरीका, जैसे अभी कोरोना आया था तो इसमें हम लोगों को वैक्सीनेट किए थे, वैक्सीनेट हो गया आपका मेडिकल फील्ड से। उसके बाद से हम बहुत सारे वर्क किए थे, जैसे क्वारंटाइन किए थे, उसके बाद से लॉकडाउन लगा करके सेपरेट किए थे। तो ये सब जजमेंट जो होते हैं वो फर्दर महामारी में काम आते हैं। Similarly, the epidemiologist used the scientific method of the descriptive and analytical epidemiology as well as the experience epidemiology judgment and understanding of the local condition in diagnosis and the health community, and proposing appropriate practical and acceptable public health intervention to control and prevent disease in the community। तो जो कम्युनिटी में हम इसकी स्टडी किए हैं उस स्टडी को समझते हैं लॉजिकल तरीके से, जजमेंट तरीके से, और उसका यूज किया जाता है फर्दर अगले महामारी में इस जजमेंट को। आगे देखते हैं तो कुछ टर्म्स है आपके, एंडेमिक के बारे में देखते हैं और एपिडेमिक के बारे में। तो एंडेमिक क्या होता है? तो एंडेमिक जो होता है, द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज दैट इज यूजली प्रेजेंट इन द कम्युनिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड अ बेसलाइन। यानी कि बेसलाइन या लोकल एरिया पर, एक लोकल एरिया पर जब कोई महामारी या कोई बीमारी अफेक्ट करती है पॉपुलेशन को, उसको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक। जैसे कोरोना जब तक आपका वुहान शहर में था तो उसको हम एंडेमिक बोलेंगे, उस स्टेट को एंडेमिक बोलेंगे। यानी कि कुछ महामारी जो होते हैं लोकल लेवल पर होते हैं, कई देशों में हो सकते हैं बट लोकल लेवल पर होते हैं। इसमें लोकल लोग इसके चपेट में आते हैं, बहुत पॉपुलेशन इसके कवर में नहीं रहता है, तो इस स्टेज को हम एंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक क्या होता है? An increase often sudden in the number of cases of disease above what's the normally expected in the population in the specific area। जो लोकल एरिया में बीमारी थी वो क्या होती है? फैल जाती है एक रीजनल एरिया में। जैसे नॉर्थ इंडिया प्रभावित हो गया या नॉर्थ इंडिया किसी बीमारी से प्रभावित है, इस तरह से कुछ देशों में कुछ एरिया प्रभावित है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक कंडीशन कहेंगे। उसके बाद से देखते हैं पेंडेमिक। तो पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक आपका जो है एन एपिडेमिक दैट हैज स्प्रेड ओवर द सेवरल कंट्रीज आर कंटिनेंट एंड अफेक्टेड मैनी पीपल। पेंडेमिक क्या है? ये महामारी जो होता है बाउंड्री बाहर हो जाता है, यानी कि देश के बाहर बहुत सारे देश, 2 4 5 4 या बहुत सारे देश या देश के बहुत सारे, कई देशों के बहुत सारे पॉपुलेशन जो है, ओवरऑल ऑल पॉपुलेशन लगभग इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, यानी पूरी तरह से महामारी के रूप में चेंज हो जाता है। तो उसको हम पेंडेमिक कंडीशन कहते हैं। जैसे कोरोना पूरे विश्व में जब ये फैल गया तो उसको हम
पेंडेमिक कंडीशन कहेंगे। इसके बाद से देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। तो ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय द विच पैथोजन स्प्रेड फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो फैलता है, जैसे कोई कोरोना से अफेक्टेड है और वो उससे दूसरे पर्सन जो कोरोना से अफेक्टेड नहीं है उसमें बीमारी फैल जाए, तो इस कंडीशन को हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। डिजीज आर इन्फेक्शंस आर ट्रांसमिटेड इन मैनी वेज, और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्रांसमिशन होता है। इट मे बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड, इट मे बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर बाय द सर्टेन बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंजी। यानी यानी कि माइक्रोब्स जो हमारे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, इसके वजह से डायरेक्टली ट्रांसमिटेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। देयर आर टू डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, दिस ऑकर व्हेन द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड डायरेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट दूसरे पर्सन में फैल जाए उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ओपन वुंड कम्स इन द कंटैक्ट विद द ब्लड ऑफ ए हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड पेशेंट, द वुंड पर्सन माइट कंट्रैक्ट द डिजीज। जैसे ब्लड से आपका कोई बीमार है, जैसे हेपेटाइटिस से बीमार है, उसके वुंड से, वुंड मतलब उसके वुंड से आपका ब्लड का दूसरे के ब्लड में मिक्स हो जाना, वो जो होता है उसको डायरेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, तो व्हेन द पैथोजेंस आर नॉट ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन बट थ्रू द वेक्टर सच एज द फ्लाइज, मॉस्किटो, टिक्स, डॉग्स, etc, इट इज नोन एज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यानी कि इनडायरेक्ट यानी कि तीसरे पर्सन के थ्रू कोई चीज़ें फैलती है। जैसे आपकी टाइफाइड हो गया, यानी इन्फेक्टेड आदमी है, मॉस्किटो से या किसी कीड़े, फ्लाई से, किसी कीड़े मकोड़े से या डॉग से, ये चीज़ें बीमारियां जो होती हैं कम्युनिटी में फैलती हैं। तो इन्फेक्टेड से दूसरे इन्फेक्टेड के पास उसका मीडिएटर जो होता है दूसरा कोई होता है, उसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टर्म्स है। तो डिजीज ट्रांसमिशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिजीज कॉजेज क्या है, इसके बारे में देखते हैं। स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या क्या होता है, ये ड्रॉपलेट के थ्रू होते हैं, स्प्रेड बाय स्किन के थ्रू होते हैं, स्प्रेड थ्रू ब्लड और बॉडी फ्लूइड, ब्लड के थ्रू होते हैं, एंड पर्सन टू पर्सन, यानी कि पर्सन से पर्सन या ब्लड से या ड्रॉपलेट से या स्किन से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे कोल्ड होता है, कफ होता है, कंजक्टाइविस होता है, चिकन पॉक्स होता है, HIV, हेपेटाइटिस, गोनोरिया, ये सब होते हैं। उसके बाद से इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, एयर बोर्न ट्रांसमिशन होता है, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट होता है, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन, यानी कि जो वेक्टर बोर्न यानी कि कीड़े मकोड़े से, या ट्रांसमिशन थ्रू फूड एंड वाटर, ट्रांसमिशन थ्रू एनिमल्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर से जो होते हैं उसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। जिसमें आता है आपका मिसेल्स आता है, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, सिफिलिस, मलेरिया, लाइम डिजीज, कोलरा, डायरिया, रेबीज एंड थ्रैक्स, हुकवार्म एंड लियोनरियस डिजीज आते हैं। आगे टर्म्स आउटब्रेक। An outbreak of infection may be defined as 2 or more linked cases of the same illness
are the situation where the observed number of cases exceed the exempted number or single cases of disease caused by the significant pathogen, diphtheria, viral hemorrhagic fever। तो आउटब्रेक क्या होता है तो इसका संक्रमण के जो प्रकोप होता है, संक्रमण का जो इफेक्ट होता है वो एक ही बीमारी के दो या दो से अधिक जुड़े मामले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि किसी भी संक्रमण के जो प्रकोप यानी इन्फेक्शन जो होते हैं उसको दो या दो से अधिक जुड़े मामले में हम परिभाषित करते हैं, या दो या दो से अधिक जुड़े मामलों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, या ऐसी स्थिति जहां हम जो अनुमान लगाते हैं संख्या की, कोई भी मामला अपेक्षित संख्या से अधिक नहीं है, यानी कि अपेक्षित संख्या से अधिक न हो, या महत्वपूर्ण जो पैथोजेंस के कारण होने वाली बीमारी का एक मामला है, उसको हम आउटब्रेक कहते हैं। आउटब्रेक क्या होता है, जो मैंने बताया, इन्फेक्शन में बी डिफाइंड एज टू आर मोर लिंक्ड केस आर द सेम इलनेस, यानी कि दो या दो से अधिक जो केसेस हैं वो सेम पैथोजन की वजह से हैं। ये सिचुएशन उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड केस एक्सीड द एग्जेम्प्टेड नंबर, जो हमारा अपेक्षित नंबर है यानी कि जो एक्सपेक्टेड नंबर है उस नंबर से उसको एक्सीड न, या अ सिंगल केस ऑफ डिजीज काज बाय द सिग्निफिकेंट पैथोजन, या कोई एक बीमारी जिसके वजह से जो सब में पैथोजन आपका सेम हो, उस समय उस स्थिति को हम आउटब्रेक कहते हैं। आउटब्रेक में बी कन्फिग्ड टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ वन फैमिली आर मे बी मोर वाइड स्प्रेड एंड इन्वॉल्व केसेस आइदर लोकली या नेशनली एंड इंटरनेशनली। इसमें हम क्या करता है, आउटब्रेक में भी कन्फिग्ड क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द मेंबर्स, इसमें जैसे इसमें किसी एक फैमिली को लेते हैं, या मे बी मोर वाइड स्प्रेड, या इससे अधिक लोगों को लेते हैं, या इसमें कुछ स्टडी जो होते हैं लोकल लेवल पर होती है, या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर। अब आइसोलेशन की बात करते हैं हम लोग, क्वारंटीन की। तो आइसोलेशन क्या है, तो आइसोलेशन सेपरेट सिक पीपुल विद द कंटेजियस डिजीज फ्रॉम द पीपुल हु आर नॉट सिक, यानी कि जो लोग बीमार हैं उस लोगों को अलग किया जाता है, जो लोग बीमार नहीं हैं उसको हम आइसोलेशन कहते हैं। जैसे कि आप लोग कोरोना के टाइम में देखे होंगे कोरोना के टाइम में आप लोग देखे होंगे, जैसे शुरू में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय क्या होता था, जो लोग बाहर से आते थे गांव तो उनको एक स्कूल में रख दिया जाता था, यानी कि एक ऐसा उनको, जबकि वो बीमार नहीं थे लेकिन ऐसा उनको ऐसे लिए किया जाता है। ऐसा ही आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन का मतलब उनको एक जगह रख देना और बीमार लोगों को अलग रखना, बीमार लोग को अलग कर देना, जो बीमार नहीं है उसको अलग रखना, इसी को आइसोलेशन कहते हैं। और क्वारंटीन क्या होता है, तो क्वारंटीन सेपरेट एंड रेस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ पीपल हु आर एक्सपोज्ड द कंटिन्यूअस डिजीज एंड टू सी इफ दे बिकम सिक। तो जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको हम लोग एक जगह पर रख देते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन को, और वहाँ पर एक जगह पर रख देते हैं जब तक कि बीमारी
उनका ठीक ना हो जाए, उस कंडीशन को हम क्वारंटीन कहते हैं। द पीपल may have been exposed to disease and do not know it, or they may have the disease but do not show symptoms। जैसे पीपल जैसे इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव है, लेकिन अभी सिम्टम नहीं आ रहा है, तो उनको सिम्टम आने तक या उस जब तक वो ठीक ना हो जाए, सिम्टम आने के बाद भी ठीक ना हो जाए, तो उसको हम क्वारंटीन करते हैं। उसके बाद से इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एक्सपोज टू द पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एक्सपोज टू द पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द डिजीज सिम्टम। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड वो है कि उतने टाइम में आपका बीमारी जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी सिम्टम उसके आपको शो होने लगते हैं उस बीमारी को, तो उसी को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी इन एपिडेमियोलॉजी द इंक्यूबेशन पीरियड implies द ड्यूरेशन टेक बाय द पैथोजन टू मल्टीप्लाई द रीच द थ्रेशोल्ड बियॉन्ड which clinical symptoms start appearing. The incubation period differ from each pathogens from example, influenza virus of the flu. The incubation period is 1 day, whereas the incubation period of the measles virus around 12 days. तो ये क्या होता है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इतने दिन में इनका इफेक्ट जो होता है, सिम्टम शो करने लगते हैं बॉडी में, उसी को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड जो है अलग अलग वायरस का अलग अलग होता है, अलग भी होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस का जो फ्लू वाला इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 डे है, और आपका मिसल्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज है। हेपेटाइटिस वायरस टेक अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक एग्जिबिट एनी क्लिनिकल सिम्टम। और हेपेटाइटिस वायरस लगभग 4 हफ्ते चाहिए, नियर अबाउट 1 मंथ, सिम्टम को डेवलप करने के लिए। इन कंपेरिजन द चिकन पॉक्स इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 2 to 3 वीक्स टू शो क्लिनिकल सिम्टम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपका चिकन पॉक्स का 2 से 3 हफ्ते हैं, और केन parvovirus का ऑफ द डॉग्स हैज इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 7 डेज है, इंक्यूबेशन पीरियड है। अगला हम कंटैक्ट ट्रेसिंग देखते हैं। तो इन द पब्लिक हेल्थ कंटैक्ट ट्रेसिंग इज द process of identifying the person who may have been exposed to an infected person contact and subsequent collection of further data to assess transmission। तो कंटैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है कि किसी को पॉजिटिव हो गया तो फिर उसके आसपास या उस उतने टाइम में जैसे इंक्यूबेशन पीरियड अगर उस वायरस का जितना है उसके अंतर्गत जितने लोग उससे अटैच हुए हैं उसको हम कांटेक्ट करते हैं और उसको फर्दर अलग करते हैं, उसको आइसोलेशन में रखते हैं। तो इसी को हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। बाय ट्रेसिंग द कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, टेस्टिंग देम फॉर द इन्फेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द treating the infected, this public health tools aims to reduce infections in the population। इसके बस कंटैक्ट ट्रेसिंग की वजह से हमारा इन्फेक्शंस पब्लिक में जो होता है वो कम हो जाता है, नहीं तो वो कंटैक्ट अगर इसको कंटैक्ट ट्रेसिंग ना किया जाए तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा चेन आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो चेन को तोड़ते हैं, उसी को कंटैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद से
मोर्टेलिटी देखते हैं तो मोर्टेलिटी रेफर टू नंबर ऑफ डेथ हैव बीन ऑकर ड्यू टू द स्पेसिफिक इलनेस और कंडीशन, या किसी भी स्पेसिफिक इलनेस या कंडीशन के वजह से पॉपुलेशन में कोई मृत्यु हो रही है उसको मोर्टेलिटी कहते हैं। वो मोर्टेलिटी रेट से डिसाइड करते हैं हम लोग। मोर्टेलिटी रेट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मोर्टेलिटी रेट। दिस इज द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द इलनेस इन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन एट दैट टाइम। यानी कि उस टाइम पर जितने पॉपुलेशन आए और जितने लोग बीमारियों से मर गए उसको हम डिवाइड करते हैं इस रेट के थ्रू, तो उसको मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और इसी से हम डाटा तैयार करते हैं। इसका अगला हम लोग देखते हैं तो मॉर्बिडिटी क्या होता है? Morbidity is the state having the specific illness or condition. While the morbidity can be referred to acute conditions such as respiratory infection, it often referred to condition that chronic, long-lasting. Some example of the common morbidity include. अब जैसे मॉर्बिडिटी क्या है? मॉर्बिडिटी जो होता है, बीमारी जो होती है, फैलती हैं या बीमारी होती है पब्लिक में, उसी को हम मॉर्बिडिटी कहते हैं। वो मॉर्बिडिटी कहलाता है। तो इससे क्या होता है? मॉर्बिडिटी से इन्फेक्शन, इसमें मृत्यु तो उसमें काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जो लोग इन्फेक्शियस हैं या इन्फेक्टेड हैं बीमारियों से, उसको मॉर्बिडिटी में रखा जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे क्रोनिक पेशेंट होते हैं, एक्यूट पेशेंट होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के होते हैं, या कुछ लॉन्ग लास्टिंग क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जैसे आपका हो गया डायबिटीज़, फ्लूड, कोविड-19 एंड HIV, कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज़। इन सब के बीमारियों से जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनको काउंट किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, उस टाइम के पॉपुलेशन के हिसाब से, उसको मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। यूजुअल often see morbidity data present in two ways. Incidence refer to occurrence of new cases of illness and condition with the population over the defined period of time. It can be expressed a proportional of rate. तो इंसिडेंस इसमें देखते हैं तो मॉर्बिडिटी के इंसिडेंस क्या होता है? जो बीमारियों को ऑकरेंस होता है, मतलब जिस वजह से बीमारियां फैल रही हैं, किस वजह से न्यू केसेस आ रहे हैं, उस कंडीशन को पॉपुलेशन के बीच में एक्सप्रेस किया जाता है रेट के रूप में। उसी को हम इंसिडेंट रेट कहते हैं। और रेट क्या होता है? द इंसिडेंट rate is the number of new cases of disease within at the risk population. This helps determine how quickly disease is spreading. It's often expressed in the unit of population such as per 1 लाख पीपुल के अंतर्गत हम स्प्रेड, मतलब एक लाख पीपुल लेते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने लोग बीमारी से ग्रसित हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। ये आपके एपिडेमियोलॉजी के टर्म्स से थे। और डी फॉर्म्स फर्स्ट ईयर का सोशल फार्मेसी का लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग चल रहे हैं। और मैं चंद्रमोहन सिंह और मेरा चैनल सुपर फार्मेसी। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।